नमस्कार, मैं हूं जीके सिंह। एक बार फिर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रेरणा कोचिंग सेंटर के इस एजुकेशनल चैनल पे। बच्चों, आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं आपके 10th क्लास दो जो कि 2026 में जो क्रैश कोर्स हो रही है उसका हम लोग आज लेकर के आए हैं पार्ट 4 वीडियो, जिसमें आज हम लोग अध्ययन करेंगे 151 प्रश्न से लेकर के 200 प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव डिस्कशन। आपको हम बता दें कि इससे पूर्व हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो आपके लिए लेकर के आए हैं, जिसमें पहले पार्ट में 1 से लेकर 50 तक, दूसरे पार्ट में 51 से लेकर के 100 तक और तीसरे पार्ट में 101 से लेकर के 150 प्रश्नों का हमने ऑब्जेक्टिव डिस्कशन किया। तो आज हमारा ये तीसरा वीडियो है, जिसमें हम लोग अध्ययन करेंगे 151 प्रश्न से लेकर के 200 प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव डिस्कशन। और पूरे सीरीज में हम आपको लगभग 400 ऑब्जेक्टिव प्रश्न डिस्कस करेंगे। अगर ये पूरा का पूरा वीडियो आप लोग देखते हैं तो निश्चित रूप से इससे बाहर बिहार बोर्ड में आपका 2026 में एग्जाम में बाहर से नहीं पूछा जाएगा। तो निश्चित रूप से एक बार आप पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो को भी अवश्य देख लें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, और सवाल है कि देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है। यानी हमारे पूरे देश में जो सब्जियां उगाई जाती है उस सब्जी में बिहार का स्थान कौन सा है। तो बच्चों, ये बड़ी गर्व की बात है कि पूरे देश में हम लोग दूसरे स्थान पर हैं सब्जी उत्पादन में, समझे। यानी पूरे भारत में अगर सब्जी उत्पादन की बात करें तो बिहार का जो नंबर आता है वो आता है दूसरा। तो यहाँ पर हम आपको आज पहला सवाल में ही एक सवाल पूछ रहे हैं कि आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए कि पूरे भारत में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है जो सब्जी का उत्पादन करता है। तो निश्चित रूप से हमको ये कमेंट में लिख करके आप लोग इसका आंसर कीजिए। दूसरा सवाल है कि भारत के पड़ोसी देश में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। देख लीजिए, अब ये बड़ा इंटरेस्टेड है कि भारत के आसपास में बहुत सारे देश है, जैसे नेपाल है, अफगानिस्तान है, ये और लंका लिख दिया तो इसको आप श्रीलंका कर लीजिए, श्रीलंका। और इन सब अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश, इन चारों देश में से प्रति व्यक्ति आय किसका सबसे अधिक है। इस ऑप्शन के अनुसार सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला देश है बांग्लादेश, इस ऑप्शन के अनुसार, समझे। इस चीज को हमेशा आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा 153 नंबर। सवाल है कि राउरकेला इस्पात, सवाल क्या कह रहा है, राउरकेला इस्पात जो संयंत्र है ये किस देश के सहयोग से बनाया गया। भारत में बहुत सारा संयंत्र है जिसको किसी न किसी देश की सहायता से बनाया गया। तो यहाँ पर सवाल पूछ रहा है कि राउरकेला जो इस्पात संयंत्र है यह किस देश के सहयोग से बनाया गया। तो बच्चों, ये बनाया गया जर्मनी के सहयोग से। याद रखना, ये बनाया गया किसके सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से बनाया गया। कहता भारत में करेंसी नोट छापने का जो अधिकार है वो किसके पास है। भारत में जो करेंसी नोट है वो छापने का अधिकार किसके पास है। तो याद रखिए बच्चों, ये छापने का अधिकार होता है बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। यानी इसको हम लोग बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या बोले, नहीं जाइए, इसका जो पूरा नाम होता है शॉर्टकट में इसको बोलते हैं RBI, और इसको हम लोग बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी हमारे देश में जितने भी बैंक हैं उन सभी बैंकों को नोट प्रदान करना और पूरे देश में नोट छापने का जो काम करता है वो कौन करता है, तो वो करता है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। चलिए अगला सवाल है कि भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है। वही सवाल है RBI वाला, कई बार इसको टाइपिंग कर दिया गया। अगला सवाल है कि जाल बेरिन एक प्रकार की संस्था है, यहाँ लिखा हुआ है जाल बेरिन जो है बालक, ये एक प्रकार की क्या है, संस्था है। किसकी संस्था है, क्रांतिकारी व्यक्तियों की है या व्यापारिक व्यक्तियों की है कि बुद्धिजीवी की है कि सामंतों की है। तो बच्चों ये जो है ना जाल बेरिन, ये एक प्रकार का व्यापारिक संस्था है। यानी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, व्यापार में टैक्स को कम करने के लिए, सीमा शुल्क को स्थिर करने के लिए जो है ना इस संस्था की स्थापना की गई थी व्यापारियों के द्वारा। तो याद रखिएगा जाल बेरिन क्या है, एक व्यापारियों को बढ़ावा देने वाली संस्था है। बच्चों ये व्यापारियों को बढ़ावा देने वाली क्या है, एक संस्था है। चलिए अगला सवाल है कि स्वतंत्र यूनान की स्थापना के बाद, यानी यूनान जब स्वतंत्र हुआ तो इसकी स्थापना के बाद वहां का शासक किसको बनाया गया।
तो वहां का राजा बनाया गया था राजकुमार ओटो को। याद रखिएगा, राजकुमार ओटो को बनाया गया था। आपको पता है यूनान ये क्या था कि तुर्की का जो है ना ओटोमन साम्राज्य का ये गुलाम था, और इस यूनान को जो है ओटोमन साम्राज्य से आज़ादी मिली थी। और आज़ाद होने के बाद यहाँ का जो पहला राजा बना वो कौन बना था, तो वो बना था राजकुमार ओटो, राजकुमार ओटो। तो 58 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि 59 नंबर, बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य उद्देश्य क्या था। देखिए बोलीविया एक देश है बच्चों, बोलीविया क्या है, एक देश है, और यहाँ पर जो जनसंघर्ष हो रहा था उसका मुख्य कारण क्या है, उसका मुख्य कारण क्या था। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पानी के कीमतों में वृद्धि के कारण वहां पर जनसंघर्ष हो गया। तो अब बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे आखिर सर हमारे देश में तो पानी मुफ्त में मिलता है, अब वहां पानी को लेकर के जनसंघर्ष कैसे हो गया। तो आपको बता दें कि पानी की भी कीमत कई देशों में काफी अधिक है। यहाँ की सरकार क्या किया था कि पानी पर जो नियंत्रण होता था उसको उसका निजीकरण कर दिया, किसी प्राइवेट व्यक्तियों के हाथों में इसका डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया था, जिसके कारण वहाँ के जनताओं में पानी की कीमत जो थी वो काफ़ी अधिक बढ़ गई, और वहाँ के जो जनता है वो अपने शासक के विरुद्ध जो है जनसंघर्ष पर उतर आया। तो याद रखिएगा बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था, पानी के कीमतों में वृद्धि। अगला सवाल है कि वैज्ञानिक समाजवाद के जनक किसको कहा जाता है। तो बच्चों वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है कार्ल मार्क्स को। याद रखना किसको कहा जाता है जी, कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। आपको पता है कि कार्ल मार्क्स जो है वो समाजवाद के जनक थे। इन्हीं के द्वारा ना आपको पता होगा कि 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की गई थी, जिसको बच्चों हम लोग समाजवादियों के बाइबल के नाम से भी जानते हैं। समझे, कार्ल मार्क्स क्या थे आपको पता होगा, इनका जन्म जर्मनी में हुआ था, और ये इनके पिताजी पेशे से एक वकील थे जिनका नाम हेनरिक मार्क्स था, और इनकी पत्नी का नाम था जेनी, जिसमें जिनके साथ इन्होंने 1843 ईस्वी में विवाह किया था। इनके अच्छे मित्र थे फ्रेडरिक्स एंगल्स, समझे ना। ये सभी चीजें आप जो है कार्ल मार्क्स के बारे में जान करके रखिए, कहीं ना कहीं आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। कहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। अब देखिए यहाँ पर सीधा सीधी दिया है कि प्रथम महिला अध्यक्ष, ऐसे पहले आप क्वेश्चन पढ़े होंगे तो उसमें लिखा था प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, दोनों में काफी अंतर हो जाता है। तो प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो कौन थी, एनी बेसेंट थी। अगर इसी में सवाल पूछ दे कि प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तब उसका सही आंसर हो जाता है सरोजिनी नायडू। तो आप इसको याद रखना। चलिए, क्योंकि क्रैश कोर्स वाला वीडियो है इसीलिए हम लोग इसको थोड़ा सा स्पीड से लेकर के चलते हैं। बहुत सारे लोगों का कहना भी हुआ था कि सर और थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए, तो हम बैच का जो वीडियो लेकर के आएंगे तो उसमें एक प्रश्न पर कम से कम 2 से 3 मिनट आपसे डिस्कशन करेंगे, जो भी उसका ऑब्जेक्टिव होगा उसका डिटेल्स आएंगे। क्योंकि एग्जाम में बच्चों को बच्चा चाह रहा होगा कि जितना जल्दी से जल्दी 400 ऑब्जेक्टिव डील हो जाए और हम उसको याद कर लें। चलिए अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 2 भागों में विभाजित हो गया था, कब विभाजित हुआ था। तो याद रखिए कि ये 2 भाग में विभाजित हुआ था 1907 ईस्वी में, और इस विभाजन के बाद कांग्रेस 2 गुट में बालक बट गया था, एक गर्म दल बना था और एक नरम दल बना था। समझा, ये 2 गुट में बन गया था, एक बना था नरम दल यानी जिसमें गांधी जी वगैरह, उसके उस समय तो गांधी जी आए नहीं थे, लेकिन जो लोग चाहते थे कि हम शांति पूर्वक अंग्रेजों के साथ आंदोलन करेंगे, अंग्रेजों से स्वतंत्रता लेंगे, वो बना लिया नरम दल। और कुछ लोगों का मानना था कि अंग्रेज जो है वो लात का देवता, वो बात से मानने वाला नहीं है, उसको बलपूर्वक क्रांति के माध्यम से यहाँ से भगाना, तो वो बना लिया अपना गरम दल। तो याद रखना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन 1907 ईस्वी में हो गया था, और ये 2 भागों में बच्चों बट गया था, एक गरम दल बनाया था और एक नरम दल बनाया था। चलिए अगला सवाल है कि ए लॉन्ग वॉक ऑफ फ्रीडम, ये पुस्तक का नाम है। एक क्या कह रहा है, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी एक लंबा इंतजार किया गया स्वतंत्रता के लिए। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो बालक ये पुस्तक लिखी गई है नेल्सन मंडेला के द्वारा। ये क्या दक्षिण जो अफ्रीका है वहाँ के गांधी जी इनको कहा जाता है, समझे ना। और इनको लगभग 70 सालों तक आंदोलन करने के चक्कर में जेल में रखा गया था, और अंततः आज़ादी मिली, और नेल्सन मंडेला वहाँ के एक बहुत बड़े राष्ट्रवादी व्यक्तियों में से एक माने जाते हैं। चलिए अगला सवाल है कि मिसाइल मैन के नाम से किसको जानते हैं। बालक की तो सबको पता होगा
कि भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसको जानते हैं? तो भारत में हम लोग मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। यानी हमारे देश में जो सैन्य ताकत है, अगर उसको काफ़ी अधिक शक्ति मिली है, इनमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति भी रहे हैं, उनका योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 165 नंबर सवाल है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी बालक 1906 ईस्वी में। याद रखिएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी बालक 1906 ईस्वी में। अगला सवाल है कि लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? तो लेनिन जो है नई आर्थिक नीति की घोषणा की थी 1921 ईस्वी में। आपको पता होगा कि लेनिन जो है लेनिन एक क्या था, स्वप्नदर्शी व्यक्ति था और उन्हें इस बात का पता था कि वे एक साथ पूरी दुनिया के पूंजीपति वर्गों को आपस में नहीं टकरा सकता है। तो जब उन्होंने यही नई आर्थिक नीति ला रहा था तो कुछ हद तक उन्होंने मार्क्सवादी मूल्यों के साथ भी समझौता कर लिया और उन्होंने नई आर्थिक नीति को पूरी दुनिया के सामने लॉन्च किया था। उसमें उन्होंने कुछ नियम रखे थे। क्या क्या नियम था बालक? पहला नियम था कि किसानों को जो पहले टैक्स के रूप में अनाज लिया जाता था, इसको खत्म कर दिया जाए। किसानों को टैक्स के रूप में रुपया पैसा लिया जाए। वैसा फैक्ट्री जहां 20 से कम कर्मचारी काम करते हैं उसको टैक्स फ्री कर दिया जाए। विदेशी जो पूंजी आ रही है या विदेशी जो निवेश आ रहा है उसको नियंत्रित किया जाए। ट्रेड यूनियन की सदस्यता को खत्म कर दिया जाए और विभिन्न स्तर पर बैंक खोला जाए। अगर ये सभी चीज किया जाता है तो निश्चित रूप से इकोनॉमी में सुधार होगी, इसीलिए इसका नाम रखा गया नई आर्थिक नीति। समझे? तो आप क्वेश्चन पूछेगा कि लेनिन के द्वारा नई आर्थिक नीति कब बनाई गई? तो बच्चों ये बनाई गई थी 1921 ईस्वी में। थोड़ा सा हम स्पीड इसलिए है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच है तो वहाँ भी देखना है, लेकिन आप लोग बिल्कुल ना देखें क्योंकि आपका एग्जाम है और आपकी पहली प्राथमिकता होगी एग्जाम। जैसे हमारी पहली प्राथमिकता है कि आपका अभी हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, इसके बाद जा करके हम लोग मैच देखेंगे। कहता है भारत में पहली बार हाई कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई? होता है ना जी, एक होता है आपका जिला न्यायालय, एक होता है हाई कोर्ट, एक होता है सुप्रीम कोर्ट। तो पूरे भारत में सबसे पहले हाई कोर्ट कहाँ बना? तो पूरे भारत में सबसे पहले हाई कोर्ट की स्थापना की गई कोलकाता में। बच्चों याद रखिए कि इसकी स्थापना की गई थी कहाँ जी? कोलकाता में। चलिए हाई कोर्ट की स्थापना कहाँ हुई थी? हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी कोलकाता में। कहता है जैन धर्म के संस्थापक कौन है बालक? यानी है ना जैन धर्म, जैन धर्म के जो संस्थापक है वो महावीर स्वामी थे। कौन थे जी? महावीर स्वामी थे। समझे? कौन थे? महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी थे। कहता किस भारतीयों ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? आप हम आपको पार्ट 1 या पार्ट 2 वीडियो जब बता रहे थे तो उसमें हमने सवाल पूछा था कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। लेकिन यहाँ पर कह रहा कि वैसा कौन भारतीय है जो अंग्रेजों के द्वारा जो तीनों गोलमेज सम्मेलन किया गया, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। तो उन ये सौभाग्य मिला था किसको? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। याद रखिएगा ये सौभाग्य किसको मिला था जी? ये सौभाग्य मिला था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। चलिए अगला सवाल है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? तो ये याद रखना भूमध्य सागर का जो प्रकाश स्तंभ है वो इटली में है और उसका नाम क्या है? उसका नाम है एस्ट्रोमोबेली। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी एस्ट्रोमोबेली जो है उसे हम लोग भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के नाम से बच्चों जानते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर आता है 171। क्वेश्चन है कि भारत आने वाले पहले व्यापारी कौन थे? आप सबको पता है कि भारत आने वाले पहला व्यापारी था वास्को डिगामा। कौन थे? वास्को डिगामा। समझे? वास्को डिगामा समुद्री मार्ग से पहली बार भारत आया और भारत के भी खोज करने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे? वास्को डिगामा ही थे। समझे? और इसी के कुछ दिन के बाद अमेरिका के द्वारा मतलब कोलंबस के द्वारा क्या क्या अमेरिका की खोज की गई थी। चलिए तो यहाँ पर 2-3 सवाल बड़ा प्रमुख होता है। जैसे पूछे भारत का खोज किसने किया? तो वास्को डिगामा ने किया। भारत आने वाले पहले व्यापारी कौन थे? वास्को डिगामा थे। अमेरिका की खोज किसने किया? तो अमेरिका की खोज किया था कोलंबस नामक वैज्ञानिक ने। तो ये सभी चीजें आपको निश्चित रूप से याद रखना। 72 नंबर सवाल है, कुछ चाहिए क्या चीज? अच्छा 2 मिनट में दे देते हैं।
चलिए, महात्मा गांधी कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? देखिए, महात्मा गांधी, इस प्रश्न को लेकर कई जगह विवाद भी रहता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आधिकारिक तौर पर आज तक गांधी जी किसी भी कांग्रेस अध्यक्ष में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन कई जगह ये भी कहा गया कि महात्मा गांधी जो है वो कांग्रेस में जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था उस अधिवेशन में वो क्या थे? अध्यक्ष थे। याद रखिएगा, बेलगांव में जो अधिवेशन हुआ था बालक, उस अधिवेशन में कौन थे? महात्मा गांधी जी को अध्यक्ष बनाया गया था। अगला सवाल है कि शिमला समझौता बालक कब हुआ? देखिए, शिमला समझौता हुआ 1971 ईस्वी में, जो भारत यानी इंडिया और पाक के बीच में जो युद्ध चल रहा था, समझे? तो इस युद्ध की समाप्ति के बाद 1972 ईस्वी में जो है ना, क्या किया गया था? शिमला समझौता किया गया था। मतलब क्या कि दोनों देश के युद्ध को रुकवाने के लिए उस समय की तत्कालिक मुख्य प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी भारत के तरफ से, और उधर था शायद जुल्फिकार भुट्टो, इस तरह के कोई प्रधानमंत्री थे। दोनों के बीच में क्या हुआ? समझौता हुआ, और इस समझौता को हम लोग शिमला समझौता के नाम से जानते हैं, चूंकि पाकिस्तान के भी जो राष्ट्राध्यक्ष थे वो शिमला आए थे और भारत के भी राष्ट्राध्यक्ष शिमला गए थे, और दोनों के बीच में 1971 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था उसको रुकवाने के लिए प्रयास किया गया था, जिसको हम लोग शिमला समझौता के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हो गई? आप सबको पता है कि लाल बहादुर शास्त्री जो है वो गए थे ताशकंद। कहाँ गए थे? ताशकंद गए थे, और यहाँ भी गए थे भारत पाकिस्तान के ही कोई मसला के कारण। वो कहाँ गए थे? ताशकंद, यानी दोनों के बीच समझौता होने वाला था, और वहाँ पर रहस्यमय तरीके से जो है लाल बहादुर शास्त्री जी का क्या हो गया? निधन हो गया। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री, जो कि उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उनका ताशकंद में जो है क्या हुआ? रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई। मतलब किसी को पता भी नहीं चला और उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। चलिए, अगला सवाल है हमारा, कितना नंबर है जी? 25 नंबर सवाल है। कहाँ भाग रहा है स्लाइड? कहता है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो शेरशाह सूरी, आपको पता है कि मुगल वंश को बीच में हरा करके दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला व्यक्ति था, वो था शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी क्या क्या था? हुमायूं को हरा करके दिल्ली की राजगद्दी पर बैठ गया था। लेकिन शेरशाह सूरी बड़ा ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। एक किला के जीतने के चक्कर में ऐसा कहा जाता है कि अपना गोला चलाया किला पर, और किला की दीवार इतनी मजबूत थी कि वही गोला आकर के फिर से शेरशाह सूरी के खेमे में गिरा और उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन लगभग 5 साल तक ये दिल्ली की राजगद्दी पर बैठे रहे। तो इनका कह रहा है मकबरा कहाँ? तो इनका मकबरा है जी सासाराम में। याद रखिएगा, इनका मकबरा कहाँ है जी? इनका मकबरा है सासाराम में। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है जी? तो सासाराम में। कहता बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? अब बहुत सारे बच्चे को हम क्लास में बताते हैं रज्जू मार्ग के बारे में, तो जो हमारे यहाँ पढ़े होंगे उसको पता होगा। बहुत सारे बिहार बोर्ड के जो बच्चे होंगे उनको पता भी नहीं होगा कि रज्जू मार्ग क्या होता है। रज्जू मार्ग का मतलब होता है कि बालक पहाड़ी इलाकों में रस्सी के सहारे चलने वाला जो एक प्रकार का मार्ग होता है उसको बोलते हैं रज्जू मार्ग। जैसे मान लीजिए ये पहाड़ है, काफी यहाँ ऊंचा, हमको यहाँ टॉप पे पहुंचना, यहाँ पे पहुंचना, और हम लोग का यहाँ पर नीचे है, तो यहाँ से यहाँ तक रस्सी बांधा जाता है, और रस्सी में क्या ना एक लगाया जाता है झूला टाइप का यंत्र। आप राजगीर गए होंगे तो आपको याद होगा कि वहाँ पर रज्जू मार्ग है, जिसपे आप बैठ करके कुछ टिकट कटाइए, सीधा जो है आपको पहुंचा दिया जाता है टॉप फ्लोर पर। इसको हम लोग बोलते हैं रज्जू मार्ग। तो बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो बिहार में रज्जू मार्ग है राजगीर में, और अब कई जगह और भी बन रहा है, लेकिन फिलहाल जो है बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है जी? तो वह है राजगीर में। चलिए, अगला सवाल हम लोग बढ़ते हैं 177। कहता है भारत की पहली सूती मिल कहाँ है? तो आपको बता दें कि भारत में सूती मिल की जो स्थापना की गई थी वो सबसे पहले की गई है मुंबई में। आपको पता होगा कि भारत में सूती मिल की जो है सबसे पहली स्थापना कहाँ की गई थी? मुंबई में की गई थी। इसलिए हम लोग कॉटन प्लेस के भी नाम से इसको हम लोग जानते हैं, समझे? अगला सवाल है कि बिहार बंगाल से कब अलग हो गया? अब देखिए, आपको पता होगा कि बिहार का कई बार विभाजन हुआ है, या फिर बिहार किसी से या तो अलग हुआ है, और फिर बिहार से भी कई जो है राज्य अलग हुए हैं।
तो सबसे पहले आपको बता दें कि बिहार से बंगाल अलग हुआ, सॉरी बिहार से अलग हुआ किससे, बंगाल से। ये अलग हुआ था 1912 ईस्वी में। याद रखिएगा, बिहार जो है पहले बंगाल का हिस्सा हुआ करता था, तो बिहार जो है अलग राज्य बन गया कब, बंगाल से, तो 1912 ईस्वी में। इसके बाद फिर बिहार से जो है ना 1936 ईस्वी में उड़ीसा अलग हो गया। तो ये भी बात याद रखना, यानी अब फिर विभाजन बिहार का हो रहा और बिहार से एक नया राज्य बन रहा उड़ीसा, कब, 1936 ईस्वी में। और फिर इसका विभाजन होता है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। और अब क्या हुआ कि बिहार से एक और स्टेट अलग होता है जिसका नाम है झारखंड। तो यहाँ पर 3 बातें याद रखनी है कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ, तो 1912 ईस्वी में। बिहार से एक नया राज्य बना उड़ीसा, वो कब बना, तो 1936 में बना। बिहार से फिर झारखंड कब अलग हुआ, तो वो हुआ 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। चलिए, आज ऊर्जा का निश्चित रूप से अभाव जो है वो लग रहा है, चूंकि इससे पूर्व हमने बायोलॉजी का भी ऑनलाइन क्लास लिया और आज लंबा चौड़ा जो पेरेंट्स मीटिंग भी हुआ था, तो कहीं ना कहीं आज लग रहा है कि थोड़ा सा ऊर्जा की कमी। कहता किस भारतीय समाचार पत्रों ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा ही बदल ली। आपको पता है भारत, बहुत सारे ऐसे भी हमारे देश में लोग थे जो कि अंग्रेजों को खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। तो उसी में हमारा एक क्या था, प्रेस भी था, जहां पर कि अखबारें छपती थी। आपको सबको पता होगा कि 1978 ईस्वी में, अगले वीडियो मैंने आपको बताया था कि अंग्रेजों के द्वारा भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था लॉर्ड लिटन के समय में। अब क्या हुआ कि जो ही प्रेस पर प्रतिबंध लगा, तो अब प्रतिबंध क्या लगा था कि हमारे देश के जितने भी राष्ट्रवादी व्यक्ति थे, वो राष्ट्रवाद की भावना फैलाने के लिए पत्रिकाओं का उपयोग कर रहे थे। भड़काऊ भाषण क्या करते थे, अखबार में छपवाते थे। और जब हमारे देश के राष्ट्रवादी व्यक्ति या कोई भी आम जनता इसको पढ़ता था, तो उसमें राष्ट्रवाद की भावनाएं जागृत हो जाती थी। तो अंग्रेजों को लगा कि जो भी राष्ट्रवादी अखबार है, अगर वो देश हित में कोई बातें लिखती है, राष्ट्रवाद की भावनाएं जागृत फैलाने का काम करती है, तो ऐसे प्रेस पर प्रतिबंध किया जाए। तो कुछ जो समाचार पत्र थे उनको लगा कि हम अपना क्या करते, भाषा ही बदल लेते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस भारतीय समाचार पत्र ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा ही बदल ली, तो ये था अमृत बाजार पत्रिका। बालक, यहाँ पर यह भी समझने वाली बात होगी कि ये पत्रिका पहले चलता था बंगाली में, बंगाली भाषा में इसका प्रकाशन होता था। लेकिन जब वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया, इन्होंने अपनी क्या की, भाषा ही बदल लिया और ये बंगाली से जो है अंग्रेजी में अखबार छापना शुरू कर दिया था। याद रखिएगा। तो क्वेश्चन कह रहा था कि किस भारतीय समाचार पत्र ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका। इसका सही आंसर हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका। अगला सवाल है कि भारत में पहली बार छापा खाना किन लोगों ने लगवाया। छापा खाना का मतलब क्या होता है जी, प्रिंटिंग प्रेस। जैसे कि आपके घर में अभी शादी हो तो आप लोग कार्ड छपवाते हैं, कोचिंग का हम लोग हैंडबिल छपवाते हैं, पोस्टर छपवाते हैं, तो इसको छापने वाला एक मशीन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंटिंग प्रेस। जर्मनी में गुटेनबर्ग के द्वारा इसकी खोज की गई थी, इसका आविष्कार किया गया था। लेकिन भारत में पहली बार छापा खाना किन्होंने लगवाया, तो लगवाया था पुर्तगालियों ने। याद रखिएगा, कौन लगवाया था जी, पुर्तगालियों ने लगवाया था। कहता बिहार के पंचायती राज्य व्यवस्था में, जो कि आया 2006 अधिनियम के अंतर्गत, महिलाओं को कितने % का आरक्षण दिया गया। आपको पता है ना, हाल में अब कुछ दिन के बाद चुनाव होगा हमारे बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का, जिसमें मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति, जिला परिषद, ये पंच, ये सभी का चुनाव होगा। तो इसमें महिलाओं को, बच्चों दिया गया है 50% का आरक्षण। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि महिलाओं को भी राजनीति से जोड़ा जाए। लेकिन कई 2006 से ये नियम है और अभी 2026 हो गया, यानी 20 साल हो गया, लेकिन मेरे हिसाब से अभी भी महिलाओं जो है इसका कोई विशेष लाभ नहीं उठा रही है। बहुत सारे जगह पर आप देखते होंगे कि अगर कोई मुखिया पद महिला के लिए और महिला मुखिया बन भी जाती है, तो उसका जो भी काम होता है वो उसके पति के द्वारा किया जाता है। एक नया प्रचलन अब चला है हमारे समाज में प्रतिनिधि का, और जैसे जो भी पद है उसका एक प्रतिनिधि बना दिया जाता है। और
उसका टोटली जो काम होता है वो प्रतिनिधि के द्वारा ही किया जाता है, जो कि राजनीति में एक दुर्भाग्य वाली बात है। निश्चित रूप से जिनको जो सीट मिला है तो वहां पर उनको जाकर के वो काम करना चाहिए। और इतना आरक्षण देने के बावजूद भी अब क्या है कि बहुत सारे जगह पर आप देखे होंगे कि मुखिया को कौन कौन सी योजना है उसके बारे में पता नहीं, लेकिन उसके हस्बैंड जा जा करके वो सभी काम को करते हैं। कई बार पदाधिकारी के साथ बहस भी होती है प्रतिनिधि को लेकर के। ओरिजिनल जो जनप्रतिनिधि हैं वो वहाँ से गायब रहते हैं और जनप्रतिनिधि के द्वारा जो प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है वो जाकर के उसमें शामिल होते हैं। तो महिलाओं को तो आरक्षण दिया गया है, लेकिन अभी तक जो है इस आरक्षण का कोई विशेष लाभ समाज में देखने को नहीं मिल रहा है। अगला सवाल है कि बेल्जियम के लोग कौन सी भाषा बोलते थे? तो बेल्जियम के लोगों की मुख्य भाषा बालक है फ्रेंच, याद रखिएगा, उसकी मुख्य भाषा बालक है फ्रेंच, वो लोग फ्रेंच बोलते थे। कहता आजादी के पहले यानी 15 अगस्त 1946 से पहले, सॉरी 47 से पहले, कि भारत के रजवाड़ों की संख्या कितनी थी, यानी हमारे देश में जो राजा महाराजा थे उसकी संख्या कितनी थी, यानी रजवाड़े मतलब राजा का जो था उसकी संख्या कितनी थी, तो 520 था। और इसी रजवाड़ा को एक करने के चक्कर में बहुत ज्यादा पापड़ बेलना पड़ा था हम लोग के देश का, जो एकीकरण कर रहे थे उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल। बहुत सारा उनको वर्क करना पड़ा, होमवर्क करना पड़ा, तब जाकर के ये रजवाड़े जो है भारत में शामिल हुए। और बहुत सारे रजवाड़े शामिल भी नहीं हुए, तो उसे बलपूर्वक जो है भारत में शामिल करवाया गया था। अगला सवाल है कि किसने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है? उसे तो आपको पता है कि अगर आपको भारत का सच्चा दर्शन करना है तो आप मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर, इन सभी जगह जाकर कर आप चाहते हैं कि हम भारत दर्शन कर लिए, तो भारत का दर्शन आप नहीं कर सकते हैं। सच्चे भारत का दर्शन हो सकता है आपको गांव में। तो ये हमारे भारतीय जो महान व्यक्ति थे महात्मा गांधी जी, उनका कहना था। वैसे एक विदेशी राइटर भी हैं मैक्स मूलर जी, वो भी कहते थे कि अगर सच्चे भारत का दर्शन करना तो आपको भ्रमण करना होगा गांव का। चलिए, वैसे आजकल गांव में भी अत्याधुनिकता बढ़ा है, बहुत सारे लोग हाईटेक हो गए। कारण निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता का आधार क्या है? मतलब हमारे समाज में महिलाओं के साथ भेदभाव होता है, उसके साथ जो लैंगिक असमानताएं देखने को मिलती है, इसके पीछे का मुख्य वजह क्या है? तो इसके पीछे का मुख्य वजह क्या है? स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट, ये नहीं हो सकता है। दोनों में साक्षरता दर, चूंकि पुरुष थोड़ा सा ज्यादा साक्षर है, महिला कम है, लेकिन ये इसका कारण नहीं है। दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ छवियां और सामाजिक भूमिका, ये बिल्कुल सही है। यानी प्राचीन काल से ही जो है ना समाज में एक नैरेटिव सेट किया जाता है महिलाओं के लिए, और मेल और फीमेल के बीच में एक श्रम का विभाजन किया जाता है, या फिर उनके लीगल राइट्स को लेकर के भी कई जगह जो है रूढ़िवादी विचारधारा हमारे समाज में मौजूद है, जिसके कारण उनमें लैंगिक असमानताएं जो है देखने को मिलती है। तो 185 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहता है संघ राज्य की क्या विशेषता है? सॉरी, विशेषता नहीं है। थोड़ा सा अच्छे से क्वेश्चन देखिए, कह रहा विशेषता नहीं है। तो शक्तियों का विभाजन तो संघ राज्य में किया ही गया है, ये तो बिल्कुल सही है। लिखित संविधान भी है, सर्वोच्च न्यायालय भी है, एकहरा शासन व्यवस्था नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बी और सी और डी जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और 187 प्रश्न पे चलते हैं। कहता पंचायत सचिव किस संस्था का सचिव होता है? अभी आपको पता होगा कि कोई वेब सीरीज आया था, पूरे भारत में तहलका मचाया था, आप देखे होंगे, पंचायत ही करके था। तो उसमें आप देखे होंगे कि जो मुख्य भूमिका में कौन थे? पंचायत सचिव जी थे। तो पंचायत सचिव किस संस्था के सचिव होते हैं? तो जो ग्राम पंचायत हम लोगों का होता है ना, उसके सचिव होते हैं, और इसका अध्यक्ष होता है बालक मुखिया। तो हमारे पंचायत राज स्तर पर जो भी काम धंधा होता है उसमें मुखिया का काम है विकास करना, और मुखिया के काम का देखरेख करने की जिम्मेवारी रहती है किसको? पंचायत सचिव को रहती है। बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के अनुसार कितनी जनसंख्या वाले शहरों को नगर परिषद के दायरे में रखा जाता है? जैसे हमारा खगड़िया भी अभी क्या है? नगर परिषद है। तो नगर परिषद होने के लिए क्षेत्र की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो इसकी जनसंख्या बालक होता है 40,000 से अधिक, याद रखिएगा, और 2 लाख तक। अब देखिए अगर 40,000 से नीचे है तो उसको हम लोग नगर पंचायत में रखते हैं,
अगर 40,000 से 2 लाख के बीच है तो उसको हम लोग नगर परिषद में रखते हैं। अगर इसकी संख्या और भी ज़्यादा घटती है या बढ़ती है तो महानगर में चला जाएगा। तो जैसे कि हम लोग कई कैटेगरी में इसको डिवाइड करते हैं। चलिए, एक बालक जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है ना। अगला सवाल है 189 नंबर कि राष्ट्रीय पुनर्वास नीति कब स्वीकृत की गई? हमारे देश में जो राष्ट्रीय पुनर्वास नीति थी ये कब स्वीकृत की गई? तो ये 2007 ईस्वी में जो है स्वीकृत की गई थी। चलिए, अगला सवाल है हम लोगों का 190 नंबर सवाल। कहता है चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई है? आप सबको पता है कि चिपको आंदोलन कब हुआ था जी? 1972 ईस्वी में हुआ था। हुआ कहाँ था? तो हुआ था टिहरी गढ़वाला में। याद रखिएगा, टिहरी गढ़वाला नामक एक स्थान है, वहां पर हुआ था। और टिहरी गढ़वाला उस समय था उत्तर प्रदेश में। बालक, जिस समय ये घटना हुई थी उस समय था उत्तर प्रदेश में, लेकिन यही टिहरी गढ़वाला अब हो गया उत्तराखंड में। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत अगर अब पूछे तो उसको आंसर देना है उत्तराखंड। इसका आंसर कहाँ देना है जी? उत्तराखंड देना है। कहता है दलित युवाओं का संगठन दलित पैंथर्स कब बनाया गया? तो याद रखिएगा, दलित पैंथर्स बनाया गया था 1972 ईस्वी में। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था कि दलितों का जो समाज में शोषण हो रहा है उस शोषण को कम करना है, दलित को उसका अधिकार दिलाना है और दलित के साथ कोई भेदभाव ना हो, इसको लेकर के आवाज उठाने का के लिए एक संस्था बनाई गई थी जिसका नाम था दलित पैंथर्स। याद रखिएगा, इसका नाम था बालक दलित पैंथर्स। कहता राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था बालक 22 जुलाई 1947 ईस्वी में। तो राष्ट्रीय ध्वज को लेकर के कई नियम है, उसका लंबाई चौड़ाई गया है, उसके बीच में जो चक्र होता है उसमें 24 लकीरें हो, कलर का कॉम्बिनेशन, ये सभी चीजों को ध्यान में रख करके एक ध्वज बनाया गया जिसको हम लोग बोलते हैं तिरंगा। और इसको अपनाया गया था बालक 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। याद रखिएगा, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को इसको अपनाया गया था। कहता प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द को कब जोड़ा गया? जैसे हम लोग के देश में जब भी संविधान आप पढ़ते हैं तो उसके सबसे आगे में रहता है प्रस्तावना। तो इस प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता को कब जोड़ा गया? तो इसको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में। याद रखिएगा, हमारे देश में प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया था 42वां संशोधन अधिनियम, जो कि 1976 ईस्वी में इसको जोड़ा गया था। अगला सवाल है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? महात्मा, महात्मा का मतलब होता है महान आत्मा, समझे? इसको महात्मा को अगर हम लोग संधि विच्छेद करते हैं इसका मतलब होता है महान आत्मा। तो महान आत्मा तो गांधी जी थे ही, लेकिन ये उपाधि गांधी जी को किन के द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। ये उपाधि दी गई थी सर रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, इनको उपाधि दी गई थी। अगला सवाल है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न कब दिया गया था? तो दिया गया था इनको 1990 ईस्वी में, यानी इनके मरणोपरांत, यानी इनकी मृत्यु के बाद जो है इनको ये सम्मान मिला था। कब? 1990 ईस्वी में, मतलब समझिए 4 दशक के बाद उनको ये सम्मान मिला था अपने मरने के बाद। तो पंचायती राज्य व्यवस्था में कुल कितने विषयों पर चर्चा की गई थी? याद रखिएगा, इसमें 29 विषयों पर चर्चा होती है। कितने विषयों पर? तो इसमें होती है 29 विषयों पर चर्चा होती है। लोकतंत्र के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो लोकतंत्र के बारे में बालक ये कथन सत्य है कि निर्णय में भले देरी हो जाए, याद रखिए, परंतु फैसला जो होता है वो सर्वोत्तम होता है। क्योंकि लोकतंत्र का मूल उद्देश्य है कि इसमें कोई दोषी जो है उसको सजा ना मिले, सॉरी, कोई निर्दोष को सजा ना मिले, चाहे इसके चक्कर में दोषी को सजा देने में थोड़ा विलंब क्यों ना लग जाए, लेकिन जांच परख करके निर्णय लेने में चाहे देरी हो परंतु फैसला क्या होना चाहिए बालक? सर्वोत्तम होना चाहिए। फैसला क्या होना चाहिए? सर्वोत्तम होना चाहिए। कहता है किस प्रकार के शासन व्यवस्था में फैसले लेने में विलंब होता है? तो फैसला लेने में विलंब तो लोकतंत्र में ही होगा, क्योंकि हम लोग पूरा जांच पड़ताल करते हैं, पूरा जब सब चीज क्लियर हो जाता है तब जाकर के हम लोग फैसला लेते हैं। राजतंत्र में क्या था कि राजा के मूड पे डिपेंडेंट है, पत्नी से लड़ाई हुआ है, कोई क्राइम करके आया है, कमर बांध कर, छोटा सा भी नॉर्मल चोरी किया के फांसी पे चढ़ा दो। राजा का मूड बहुत अच्छा है, कोई मर्डर करके भी आता है, चलो 5 कोड़ा लगा के इसको छोड़ दो। तो राजतंत्र में ऐसे होता था। लेकिन लोकतंत्र में क्या है कि उसमें क्या होता है? जजमेंट होता है, वकील बहस करते हैं दोनों पक्षों का,
उसके बाद जो है फैसले सुनाए जाते हैं। तानाशाही तो इससे भी ज्यादा क्रूर है। अब मन हो गया तो तोप के आगे में बांध को उड़ा दो, जैसे आप देख रहे होंगे कि कोरिया सब में अभी भी होता है। चलिए अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में कुल कितने प्रकार के मौलिक कर्तव्य हैं। तो बालक हम लोगों के लिए भी एक मौलिक कर्तव्य है संविधान में, और उसकी संख्या 11 है, और ये प्रत्येक नागरिक को ये मौलिक अधिकार के बारे में पता होना चाहिए। और आज का हमारा अंतिम सवाल है, और सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए कभी कभी हम लोग का अंतिम सवाल है प्रश्न नंबर 200। नगर निकाय एवं पंचायती राज व्यवस्था के निर्वाचन का निष्पादन कौन करता है। तो इसका निर्वाचन का निष्पादन करने का अधिकार किसके पास है बालक। तो याद रखिएगा राज्य निर्वाचन आयोग के पास है। नगर निकाय और पंचायती राज में जो भी चुनाव होते हैं तो इस पे जो भी कामकाज होता है वो किसके द्वारा होता है, तो वो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा होता है, याद रखिएगा। और विधायक और सांसद के लिए मुख्य निर्वाचन आयोग जो कि देश की संस्था है उसके द्वारा इनका चुनाव कराया जाता है। तो इस प्रकार हमारा 200 प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव डिस्कशन आज यही समाप्त होता है। सभी बच्चों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। मन लगाकर करें। भगवान शंकर की कृपा, भगवान भोलेनाथ की कृपा हमेशा आप पे बनी रहे, और उनके कृपा से आपका रिजल्ट भी मंगलमय हो। यही कामना के साथ आज हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं। हम जल्द ही आपसे मिलते हैं पार्ट 5 वीडियो के साथ, जिसमें 201 प्रश्नों से लेकर के 250 प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करेंगे। तब तक आप लोग अपना विशेष ख्याल रखिए। जय हिंद।